गाइस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो चेक दे देंगे सभी के सभी लोग बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। वंशिका, सात्विका, ओपी विजिबल, इसके अलावा प्रसाद पाटिल, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। चलो दोस्तों, एक बार बढ़िया से हम लोग रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देन फिर उसके बाद हम लोग आज के हमारे नए टॉपिक से चालू करेंगे और कुछ नई चीजों के बारे में जानने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, क्योंकि आज के इसमें हम लोग जो कुछ चीजें पढ़ेंगे ना वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट दोनों रहने वाला है। ठीक है, ऑलराइट सर। कल सबसे पहले हम लोगों ने कल का जो अपने सेक्शन पढ़ा ना, ये बहुत ही सो सेक्शन है, मतलब इसके ऊपर कोई आंसर वगैरह पूछता नहीं है ऐसे वगैरह, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड के बारे में, जो क्या था कि सर अगर एलएलपी या उसके पार्टनर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं बच्चों जिसमें उनका इंटेंशन है फ्रॉड करने का, या उनका इंटेंशन है कि क्रेडिटर के साथ डिफॉल्ट करना, क्रेडिटर के साथ कुछ गलत करना, इस चीज का इंटेंशन है, तो उनकी लाइबिलिटी यहां पर क्या हो जाती है, उनकी लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट सर। अच्छा, एलएलपी की जिम्मेदारी नहीं आएंगी बच्चों अगर एलएलपी प्रूव कर देता है कि पार्टनर्स ने जितने भी काम किया ना वो एलएलपी को उसके बारे में पता नहीं था, मतलब विदाउट द नॉलेज या अथॉरिटी ऑफ एलएलपी अगर पार्टनर्स ने काम किया है तो एलएलपी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होंगी। ऑलराइट सर, ऐसा व्यक्ति जो भी गलत काम करता है बच्चों उसको जेल होती है 5 साल की, या उसको फाइन लगती है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक। फिर अपन ने ये भी बोला था कि सर जो एलएलपी और पार्टनर्स है ना, इनके खिलाफ फाइन लग गई, इनके खिलाफ ये जेल वेल हो गया, ये सब तो ठीक है, पर जिन लोगों को एक्चुअल में नुकसान हुआ है ये फ्रॉड करने के कारण, तो ऐसे केस में उन लोगों को नुकसान भरपाई भी की जाएंगी क्या? हाँ सर, उन लोगों को यहाँ पर नुकसान भरपाई भी की जाएंगी। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, एक पार्टनर डेजिग्नेटेड या पार्टनर यहाँ पर बच सकता है अगर वो बोलता है कि विदाउट द नॉलेज, मतलब मुझे नॉलेज नहीं था और किसी दूसरे पार्टनर ने फ्रॉड किया, तो क्या मैं यहां पर बच सकता हूं क्या? हाँ, मैं यहां पर बच सकता हूं। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर सेक्शन नंबर 31 पढ़ा था, ये इकलौता इंपॉर्टेंट सेक्शन कल था विसल ब्लोइंग का, जो क्या कहता है कि सर अगर ऐसा होता है कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कोई पार्टनर एम्प्लॉय, समझना बात को, कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कोई पार्टनर एम्प्लॉय या डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई इंफॉर्मेशन देता है और वो इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए किसी भी पार्टनर एलएलपी को या एम्प्लॉय को कॉन्विक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में कोर्ट या ट्राइब्यूनल जिस पर्सन ने उसको इंफॉर्मेशन दिया है उसकी सजा को कम या जीरो कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। हालांकि जिस पर्सन ने यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको आपने डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंड या किसी भी प्रकार की गलत चीजें उसके साथ आपने करना है क्या? नहीं सर, उसके साथ आप लोगों ने नहीं करना है। ऑलराइट सर। अगला फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कि सर पार्टनर्स जो कैपिटल लाते हैं वो कौन से फॉर्म में ला सकते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था वो कैश, प्रॉपर्टी, प्रोमिसरी नोट, सर्विसेज, इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू आपको एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताना पड़ेगा। ऑलराइट सर। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया था एज पर एलएलपी एग्रीमेंट उतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो जो क्रेडिटर है क्या वो एनफोर्स करवा सकते हैं कि इस ओरिजिनल ऑब्लिगेशन को? बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर क्रेडिटर ने रिलायंस किया था यानी कि भरोसा किया था इस एग्रीमेंट के ऊपर जिसमें ऑब्लिगेशन के बारे में लिखा हुआ था। ऑलराइट सर। फिर अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में कि सर हर एक एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, जो कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस पर हो सकता है, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है। और ये कहां पर रखते हो आप इसको रखते हो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी के ऊपर। कहां पर रखते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी के ऊपर रखते हो। ऑलराइट सर। फिर इसके बाद बोला था सर आपने एक स्टेटमेंट बनाना है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये कितने दिनों में बनाना पड़ता है आपको? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 महीनों के अंदर आपको इसको बनाना पड़ता है, जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं। अब एलएलपी को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ये जो एसएएस है ना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है, ये आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। फिर बोल के रखा है कि सर एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना पड़ता है। कुछ केसेस में एलएलपी को ऑडिट कराने से
मना किया गया है। और बाकी फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेनल्टीज पढ़ चुके हैं क्या, ये सर पेनल्टी देख चुके हैं। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है, हर एक एलएलपी को फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 60 दिनों के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, आपको एनुअल रिटर्न बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एनुअल रिटर्न बनाना पड़ता है, और उसको आपने आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। ऑलराइट सर, फिर बोल के रखा है क्या कि सर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो ना रजिस्ट्रार के पास, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोले बच्चों, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। पर आपको इसके लिए फीस पे करना पड़ेगा, मतलब द मोमेंट आपने एक बार फीस पे कर दिया उसके बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के जैसा होता है, और आप इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल आप इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। और मान लो, और उसके आगे भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर पेनल्टी वगैरह देके रखिए कि सर कोई भी रिटर्न अगर आप फाइल करते हो और उसके अंदर अगर आप झूठे स्टेटमेंट वगैरह देते हो, कोई बातें जो आपको पता है कि फॉल्स है, या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को उड़ा देते हो, आप मटेरियल फैक्ट को ओमिट कर देते हो, तो इस केस में आपको 2 साल तक की जेल और मिनिमम फाइन 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की लगती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगती है सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आज सेक्शन नंबर 38 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसका नाम क्या है बच्चों, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सभी लोग ध्यान रखना, क्या नाम है इसका, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आ जाओ हेडिंग डालेंगे सभी लोग, सेक्शन नंबर 38, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। आपको टॉपिक, आपको हेडिंग देख के ही समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। इसे मार्जिनल नोट बोला जाता है। ये देखो, जो ऐसा सेक्शन नंबर 38 के आगे जो लिखा है ना, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट, इसको लॉ की भाषा में मार्जिनल नोट्स कहते हैं। जिसका मतलब वो है कि ये पूरा जितना भी सेक्शन है ना, उस सेक्शन की एक शॉर्ट क्विक समरी कि भैया ये सेक्शन किसके बारे में बात करने वाला है, एक उसका टाइटल जैसा हो गया ये, समझ रहे हैं। ऑलराइट सर, तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल के रखा है सर, इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रार है ना, हमारा जो रजिस्ट्रार है ना, ये क्या कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन बुला सकता है। अगर रजिस्ट्रार को एलएलपी से लेके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो रजिस्ट्रार इसको पार्टनर से बुला सकता है, पार्टनर से बुला सकता है, या कोई फॉर्मर पार्टनर से बुला सकता है। सर फॉर्मर पार्टनर का मतलब होता है जो पहले पार्टनर था पर अब नहीं है, और ऊपर पार्टनर का मतलब होता है जो प्रेजेंट पार्टनर है ना, उससे बुला सकते हैं। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, पार्टनर से, या फॉर्मर पार्टनर से, या मैं कह सकता हूं डेजिग्नेटेड पार्टनर से, या एम्प्लॉय से क्या बुलाया जा सकता है, एम्प्लॉय से। सर रजिस्ट्रार को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार बुला सकता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता है सर, ऐसा पॉइंट यहां पर बोल के रखा है। ठीक है ना, मतलब मुझे अगर राइटिंग में चाहिए तो राइटिंग में देना पड़ेगा, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं बुला सकता हूं, और ये इंफॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति को राइटिंग में देना पड़ सकता है या अदरवाइज देना पड़ सकता है। और वो भी कितने समय में देंगे सर, ये रीजनेबल टाइम के अंदर देना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम का मतलब होता है जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या, सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिफर करता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोविड का समय चल रहा है बेटा, अब कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जिस समय लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही इंफॉर्मेशन आएंगी। मैं ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं तुम मास्क पहन के जाओ, तुम वो पूरा वो बॉडी सूट वगैरह पहन के जाओ करके, मुझे नहीं पता, तुम लेकिन इंफॉर्मेशन लाके दो करके, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता। तो इनका कहना है कि रीजनेबल टाइम के अंदर मैंने जिससे भी जो भी इंफॉर्मेशन बुलाया है वो रजिस्ट्रार को सप्लाई करना पड़ेगा। क्या, इंफॉर्मेशन को, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा पहला पॉइंट यहां पर बोला गया है। आइए मेरे साथ सबसे पहला फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन। सर मुझे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बुलाना है तो रजिस्ट्रार में कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रजिस्ट्रार में रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग कौन कौन, देखो प्रेजेंट पार्टनर तो कॉमन सेंस से बुला ही सकता हूं, डीपी से बुला सकता हूं, एम्प्लॉय से, पर इंपॉर्टेंट बात है यहां पर फॉर्मर पार्टनर। क्या कहा मैंने, बोलो फॉर्मर पार्टनर ऑफ एलएलपी से, कि आंसर जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना, ऐसा रजिस्ट्रार बोल रहा है बेटा ये 4 लोगों को। ठीक है ना, यस आओ,
any question or make declaration of supply or details or particulars in writing to him within reasonable time। मतलब जो मैं मांगू मुझे आपको देना पड़ेगा, है ना, मतलब आपको मुझे देना पड़ेगा, और वो भी राइटिंग में, और वो भी रीजनेबल टाइम के अंदर। कितने अंदर बोलो? रीजनेबल टाइम के अंदर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या पहला सबसेक्शन सभी लोगों को क्लियर है क्या? फटाफट बोल दो ना, क्या पहला सबसेक्शन एकदम बढ़िया से क्लियर? यस सर। अब देखो दूसरा। दूसरा सर, मैं अगर सबसेक्शन 2 की बात करूं ना, तो एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मर पार्टनर और ये जो डीपी है ना, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। क्या कहा मैंने? बोलो, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। मतलब इनका ये तो देखो, अच्छा, मतलब रजिस्ट्रार को जवाब नहीं देंगे? अच्छा, हाँ, मतलब इतने बड़े हो गए ये लोग। तो रजिस्ट्रार क्या बोलता है? तो ये सेक्शन कहता है कि रजिस्ट्रार ये लोगों को क्या भिजवा सकता है? समन भिजवा सकता है। क्या भिजवा सकता है? बोलो, समन। समन मतलब जैसे कोर्ट का ऑर्डर कैसा होता है कि कोर्ट में हाजिर हो, वैसा रजिस्ट्रार का समन होता है। और रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? ये जो चार लोग हैं ना बेटा, लोग क्या कहेंगे? चार लोग क्या कहेंगे? तो ये जो चार लोग हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन चार लोगों को समन भिजवा सकता है और इनको बोल सकता है कि भैया आपको क्या होना पड़ेगा? आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको हमारे सामने आना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको हमारे सामने। ऐसा बोल सकता है कौन? रजिस्ट्रार ऐसा बोल सकता है बच्चों, इन चार लोगों को लेके। किसको लेके? बोलो जल्दी से। इन चार लोगों को लेके ऐसा बोल सकता है। अच्छा, एक तो मेरे सामने हाजिर हो, या मैं किसी और पर्सन के सामने बोलूं तो किसी और पर्सन के सामने हाजिर हो जाना, बट प्रेजेंट बिफोर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। क्या कहा मैंने? बोलो, प्रेजेंट बिफोर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो मैं जिस अथॉरिटी को डेजिग्नेट करूं ना, उसके सामने हाजिर हो जाना, और वो जो चीजें मांगे फिर आपको जो भी उनको इंफॉर्मेशन लगेंगी वो इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। देखो, इन केस पर्सन रेफर्ड टू वन अबव डज नॉट आंसर टू द क्वेश्चन और मेक डिक्लेरेशन और सप्लाई डिटेल्स, मतलब उसने काम नहीं किया, है ना, आज बाय द रजिस्ट्रार विद इन रीजनेबल टाइम, या रजिस्ट्रार या रिप्लाई तो दिया पर मैं खुश नहीं हूं। देखो क्या बोला, एक तो सर पहली बात तो जवाब नहीं दिया, या दूसरा ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई दिया। क्या बोला मैंने? बोलो, रिप्लाई दिया, बट वो चीज क्या नहीं है? ये चीज है ना, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ओ, ये क्या नहीं है? बोलो, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जवाब दिया पर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो मैं समन भिजवा सकता हूं। अब देखो क्या रिप्लाई, द रजिस्ट्रार में हैव अ पावर ऑफ समन, मतलब क्या, मैं यहां पर लेटर भेज सकता हूं कि मेरे सामने हाजिर हो, ऑर्डर भेज सकता हूं दैट पर्सन टू अपीयर हिम बिफोर हिम और इंस्पेक्टर और एनी पब्लिक ऑफिसर। तो मेरे सामने हो, या मैं कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बोलूं ना, उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने तुम्हें क्या होना पड़ेगा? हाजिर होना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए, जो भी चीजें आपको पूछी गई थी, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब आंसर टू द क्वेश्चन यहां पर देने पड़ेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ेंगे सर। इसमें भी अगर कोई भी, मतलब दोनों में से किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट वगैरह अगर हो जाता है ना, यहां पर फेलियर टू कंप्लाई समन या रिक्विजिशन, तो 2000 से लेके 25,000 तक की क्या लगने वाली है बच्चों? फाइन लगने वाली है। ठीक है ना? मतलब अगर इसके अंदर गड़बड़ किया किसने, किसी भी चार लोगों में से किसी ने भी गड़बड़ किया, तो उसको 2000 से लेके 25,000 तक की हम लोग क्या देंगे बच्चों? फाइन देंगे। चलो एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो मैंने क्या कहा, रजिस्ट्रार चार लोगों से यहां पर इंफॉर्मेशन बुला सकता है जो भी उसको चाहिए। चार लोग कौन है बच्चों? प्रेजेंट पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डीपी और एम्प्लॉय। सर ये इंफॉर्मेशन जो भी मैं मांगू वो सामने वाले ने राइटिंग में देना चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम देना चाहिए। मान लो सर सामने वाला जवाब नहीं देता है, ये जवाब तो देता है पर वो मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो मैं उसको समन भिजवा सकता हूं कि तू मेरे सामने हाजिर हो, या किसी डेजिग्नेटेड पर्सन के सामने हाजिर हो, और जो भी आंसर टू द क्वेश्चन है तुमको उस अथॉरिटी के सामने करना पड़ेगा। अगर सर फिर भी ये व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है, तो इस केस में 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन लगने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो, 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन लगने वाला है। क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर है? क्या बराबर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आपके साथ सेक्शन नंबर 39 के ऊपर? बोलो ना बच्चों, क्या मैं सेक्शन नंबर 39 के ऊपर चलूं क्या बढ़िया से? यस सर, आ जाएंगे। अगला सेक्शन देखो क्या बोल रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? बोलो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। वेरी 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 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, आ जाओ सभी लोग, हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर 39, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा, एक और चीज ऊपर रह गई, यहां पर लिख दो, फाइन, फाइन,
2000 से 25,000, बस इतना लिखना है अपने को। आओ सेक्शन नंबर 39, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, देखो सर, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है कुछ गलत करना। क्या होता है बोलो बच्चों? कुछ गलत करना। मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी कोई भी इंसान कुछ गलत करता है तो उस व्यक्ति को क्या पेनल्टी लगने वाली होती है क्या? हाँ सर, उस व्यक्ति को पक्की बात है कोर्ट क्या लेती है, या अगर मैं कोर्ट छोड़ो, कोर्ट ऑर्डर पास करती है पेनल्टी का, और पेनल्टी का पैसा किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि इंसान ने गलत किया। और अगर किसी इंसान ने गलत किया है, भारत में रहते हुए भारत के लॉ को फॉलो नहीं किया है, तो उस केस के अंदर उस व्यक्ति को पेनल्टी लगने वाली होती है। ये हम लोगों को पता होता है सर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? सेटल करना। क्या करना बोलो बच्चों? सेटल करना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले तो आप एग्जांपल की मदद से समझो, फिर तो अपने को ये टॉपिक पढ़ना एकदम मतलब अपना बस फॉर्मेलिटी रह जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो आज आपने क्या किया बच्चों, कोई आपने ऑफेंस किया। आज आपने कोई ऑफेंस किया। कोई ऑफेंस का मतलब होता है कुछ भी गलत काम करना। तो आपने कुछ गलत काम कर लिया, आपने मान लीजिए इलीगल एक्टिविटीज किया, आपने जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग किया, आपने ड्रग्स बेचा, या आपने कुछ झूठे चीजें बताई, आपने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो आपने ऑफेंस किया। अब क्या होगा, यहां पर आपके खिलाफ कोर्ट केस हुआ। अब वो कोर्ट केस चलता रहेगा, और उसके बाद 2-4 साल बाद जब तारीख पे तारीख आएंगी, तो आपके ऊपर क्या लगने वाली है? आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है। मान लो पेनल्टी की फॉर एग्जांपल रेंज है 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक की रेंज है बच्चों पेनल्टी के। ठीक है ना? मतलब आपको पता है कि आज जो मैंने ऑफेंस किया ये कोर्ट में चलेगा, यहां पर मेंटल हैरासमेंट होगा मेरे साथ, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, जब जितने जल्दी जवाब नहीं देंगे, और बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, लॉयर्स केस में अलग पीसूंगा मैं, तो ऐसे, और बाद में पेनल्टी मुझे पता है कि ये रेंज में मेरी पेनल्टी आने वाली है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बेटा यहां पर समझना ना, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं है ना यहां पर इनसे कहता हूं, सुनो ना, मैं यहां पर रीजनल डायरेक्टर से कहता हूं, हे रीजनल डायरेक्टर सुन लो मेरी विनती। मैं क्या कह रहा हूं, देखो आप मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग चलाओगे, प्रोसीडिंग चलाने के बाद एंड रिजल्ट क्या होने वाला है कि भैया 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का फटका, जो भी इसके बीच का रेंज है, उतनी पेनल्टी आप मुझसे वसूल करोगे ना। एक काम करो ना, एक काम करो, मैं मान लेता हूं मैंने ऑफेंस किया, आप मुझसे है ना क्या करो, आप मुझसे आज ही पेनल्टी ले लो, पर जबरदस्ती ये जो कोर्ट केस वगैरह है ना ये मत चलाओ। या अगर कोई कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहे होंगे तो उसको बंद करवा दो। आज ही तुम मुझसे 2-4 रुपए ज्यादा ले लो, पर भैया किस्सा खत्म करो। 100-200 ज्यादा ले ले, पर भैया इसको बंद करवा दे। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर देखो सुनो ना, मतलब या इन्होंने क्या करके रखा है, सेक्शन के अंदर ही बोल रखा है किस बात को, कि देखो आपने कुछ गलत किया, आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया, जिसकी फाइन आपको बाद में पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी कंपाउंडिंग केवल और केवल उन्हीं चीजों का हो सकता है जिसके अंदर फाइन आता है। फाइन हमेशा पैसों में दिया जाना चाहिए। अगर जेल वगैरह चीजों की बात हो रही है, मान लो कहीं पर इम्प्रिजनमेंट वगैरह आ रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट इसमें नहीं आएगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट का हम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। केवल और केवल जब फाइन, केवल और केवल जब अमाउंट को पे करना है ना, केवल और केवल तभी आप यहां पर क्या कर पाओगे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर पाओगे। मतलब सर अगर जेल हो रहा है तो हम लोग क्या कंपाउंडिंग कर पाएंगे क्या? नहीं सर, फिर हम लोग यहां पर कंपाउंडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं यहां पर कह रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या बात है ना? यस, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर जब हमको पता है कि मैंने कोई यहां पर ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट फाइन में होने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज है ना, उस रेंज के अंदर रीजनल डायरेक्टर के साथ क्या कर सकता हूं, ऑफेंस को सेटल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो बच्चों? ऑफेंस को सेटल कर सकता हूं सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहला सबसेक्शन 1 पढ़ो। Notwithstanding anything contained in criminal procedure code 1973, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी दिया गया होगा ना, हम उसको शेटेंगे नहीं, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। देखो क्या, द रीजनल डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर के रैंक वाला व्यक्ति बच्चों, जैसे सेक्रेटरी ऑफ एमसीए हो गया, ठीक है ना, मे कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर द एक्ट विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। मतलब क्या, रीजनल
रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर वाला व्यक्ति ही कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को अंडर द एक्ट, जिसके अंदर मात्र फाइन लग रही है। ध्यान रखना, जिसके अंदर मात्र क्या लगना चाहिए दोस्तों, फाइन लगना चाहिए, केवल और केवल फाइन लगना चाहिए सर, और कुछ नहीं। फिर से रिपीट कर दूं मैं, केवल और केवल फाइन लगना चाहिए सर, और कुछ नहीं, ऐसा यहां पर बोल रखा है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड ऑफेंस, हम फाइन किससे लेंगे, उस पर्सन से कलेक्ट करेंगे जिसने ऑफेंस को कमिट किया है। अ सम विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन बट विच शैल नॉट बी लोअर देन मिनिमम अमाउंट, इसका मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम की रेंज में उस पर्सन से अपन लोग क्या कर लेंगे, उस पर्सन से अपन लोग यहां पर अमाउंट को क्लेम कर लेंगे। सर पेनल्टी लर्न करना इंपॉर्टेंट है क्या? देखो बेटा, कश्यप में अगर आपकी जगह होता ना तो मैं लर्न नहीं करता पेनल्टी। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, देखो कम से कम आपको पूरे सीए इंटर लॉ के अंदर 100 पेनल्टीज है और सारे 100 की 100 अलग अलग लिमिट है। अब अगर मान लीजिए 100 मार्क का आपका पेपर आता है, उसके अंदर से 3 या 4 नंबर की पेनल्टी आती है, या उसके अंदर 3 या 4 नंबर के अंदर ही फॉर्म्स पूछे जाएंगे, तो आप खुद सोच के देखो, मैं 100 मार्क में से 3 या 4 नंबर मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 97, 96, 95 मार्क्स जो मैं अच्छे से पेपर लिखूं, जो मैं ये प्रोविजन लिख के आ सकता हूं। अब समझे क्या बात को? तो मैं कितनी पेनल्टीज याद रखूंगा ना, आप ये भी तो सोच के देखो, एक रीजनेबल पेनल्टीज। फिर भी सर हमको पेनल्टीज याद अगर रखना है तो कौन सी रखे, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो जो क्वेश्चंस में पेनल्टी आ रही है बस केवल और केवल उतना ध्यान रख लेना, बाकी आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी याद रखोगे यार, बहुत सारी चीजें पेनल्टी के ऊपर होती है, ठीक है ना। यस, चलो सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ को, क्या आपको पहला पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? चलिए पहला सबसेक्शन लिखेंगे यहां पर, देखो पहला सबसेक्शन, रीजनल डायरेक्टर या इसके अबव रैंक वाला क्या कर सकता है बच्चों, रीजनल डायरेक्टर या इसके अबव रैंक वाला कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को। क्या कर सकता है बोलो, कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को उस पर्सन के साथ जिसने कमिट किया है ऑफेंस को। पर ध्यान रखना, ऑफेंस फाइन ओनली वाला होना चाहिए, मतलब जेल वगैरह रहा तो हो पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर मिनिमम से लेके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी यहां पर लगने वाली है। है ना, चलो डन है क्या? यस बच्चे, चलो आ जाओ। दूसरा देखो, दूसरा देखो क्या बोला है यहां पर। अब देखिए सेकंड पॉइंट खतरनाक है मतलब बहुत ही इलॉजिकल पॉइंट है, आपको बताता हूं कैसे। देखिए क्या बोला है यहां पर, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब इनका कहना है जो भी इस सबसेक्शन 1 के अंदर दे के रखा है ना, ये शाल अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड अंडर एलएलपी, मतलब जो भी ऊपर दे के रखा है वो नहीं लगेगा फॉर ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय एलएलपी या पार्टनर या डीपी विद इन द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट सिमिलर ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड बाय हिम वाज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन। इसका मतलब क्या बोल रहा है समझना, इसका मतलब ये बोल रहा है सेकंड सबसेक्शन में कि सर यहां पे आपने क्या किया, यहां पर आपने कोई ऑफेंस को कंपाउंड किया। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपने कोई ऑफेंस को कंपाउंड किया। तो इनका कहना है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ना, तो इस सेम चीज को क्या कहा मैंने बोलो, इस सेम गलती को आप दोबारा से अगले ही, मतलब जब से आपका पुराना ऑफेंस आपने कंपाउंड किया है वहां से 3 सालों के अंदर आप इस सेम ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो क्या? नहीं सर, कंपाउंड आप नहीं कर सकते। पर सर अगर मान लो 3 साल के बाद वो ऑफेंस होता है तो ऐसा माना जाएगा जैसे ये ऑफेंस फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब क्या आप इसको क्या कर पाओगे, आप इसको कंपाउंड कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। समझ में आया क्या? मतलब मैंने क्या कहा देखो, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शाल अप्लाई टू ऑफेंस committed by LLP or its partners or DP within the period of 3 years from the date on which similar offense by it or him was compounded। मतलब मैंने अगर किसी ऑफेंस को, सेम ऑफेंस को कंपाउंड किया या ऑफेंस को कंपाउंड किया तो सिमिलर प्रकार की गलती में दोबारा से 3 साल में कर दूं ना, लॉ बोलेंगे अब ज्यादा हो रहा है तेरा,
नहीं बहुत हो रहा है तेरा, 3 साल अभी हुए नहीं है, पुरानी गलती किए हुए फिर वही गलती कर रहा है, हम यहां पर नहीं करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर 3 साल बाद का क्या होगा, तो लिख दिया इन्होंने, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट कोई भी सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो कमिट करके रखा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 पीरियड दैट वाज प्रीवियसली कंपाउंडेड, इसको अपन लोग फर्स्ट ऑफेंस मानते हैं। मतलब 3 साल के बाद आप दोबारा से अपना कंपाउंडिंग चालू कर सकते हो क्या? हाँ सर, आप 3 साल के बाद चालू कर सकते हो, ऐसा यहां पर बोला गया है। गॉट इट? क्या सेकेंड पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? इसका मतलब सर आप बोल रहे हो कि आपने, मैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूं, इसका मतलब सर मैंने कोई ऑफेंस किया जिसको मैंने कंपाउंड किया, तो 3 साल के अंदर दोबारा से सेम ऑफेंस होता है, मैं कंपाउंड नहीं कर सकता, बट 3 साल के बाद क्या मैं कंपाउंड कर पाऊंगा क्या? यस बेबी यस, मैं इसको कंपाउंड कर पाऊंगा, ऐसा यहां पर बोल रखा है। गॉट इट? सभी लोग, ओ बच्चों समझ में आया है क्या आपको बात है ना? यस सर, गॉट इट एवरीवन। चलिए सर आ जाएंगे अब नेक्स्ट वाले थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर। देखो क्या कह रहा है यहां पर तीसरा पॉइंट, every application for compounding of offense shall be made to ROC and forward the same together with the comments thereon to regional director not or not below the rank of regional director। इसका मतलब क्या बोला सर? तीसरे पॉइंट में बोल रहा है कि आपको कंपाउंडिंग का कोई भी एप्लीकेशन भेजना है ना, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन किसको भेजोगे? रजिस्ट्रार को भेजोगे। किसको भेजोगे? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार फिर इस एप्लीकेशन को अलोंग विथ उसके खुद के कमेंट, मतलब रजिस्ट्रार उसके ऊपर कमेंट करेगा, वो भेजेगा किसको? रीजनल डायरेक्टर को या उसके अपर अथॉरिटी को। रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर की अथॉरिटी को बाद में क्या करता है? रजिस्ट्रार कम्युनिकेट करता है। मतलब मैं एज अ पर्सन डायरेक्टली आरडी के पास नहीं जा सकता, मुझे अगर जाना भी है तो मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा? मुझे रजिस्ट्रार के थ्रू जाना पड़ेगा। किसके थ्रू जाना पड़ेगा? मुझे रजिस्ट्रार के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आप लोगों के साथ यहां पर बातचीत किया कि सर अगर आपको एप्लीकेशन डालना है तो आप डायरेक्टली आरडी के पास नहीं डाल सकते, आपको पहले भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को भेजता है किसके पास? आरडी के पास। किसके पास बोलो बच्चों? आरडी के पास। ऑलराइट सर, फोर्थ सबसेक्शन, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन whether before or after the institution of prosecution, intimation thereof shall be given to ROC within the period of 7 days from date on which offense is compounded। इसका मतलब क्या हुआ सर? जिस समय हमारा ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है इस सेक्शन के अंदर ना, है ना, फिर अब देखो हो सकता है मेरे खिलाफ यहां पर प्रोसीडिंग चालू हो गई हो कोर्ट के अंदर या नहीं भी चालू हुई हो, खैर जब भी मैं ऑफेंस को कंपाउंड कर रहा हूं तो इस बारे में मुझे 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी केस चालू नहीं हुआ है तो फिर कोई प्रोसिक्यूशन अब नहीं होगा, और मान लो अगर कोई केस मेरे खिलाफ चालू हो चुका है तो उस केस को हम लोग क्या कर डालेंगे? डिस्चार्ज कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, क्योंकि मैं तो सेटल कर रहा हूं ना। अब सोच के देखो, मैं तो बेटा इसी से भाग रहा हूं ना, मुझे यही तो नहीं पसंद आ रहा है कि इतना कोर्ट कचेरी ये सब चीजें चलने वाली है करके, मुझे वो सब में नहीं पसना, इसलिए तो मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं ना। तो लॉ वही बोल रहा है, अगर आपके खिलाफ कोई भी केस चालू नहीं हुआ होगा तो हम केस चालू ही नहीं करने देंगे, मतलब कोई प्रोसिक्यूशन ही नहीं करेंगे आपके खिलाफ। और मान लो आपके खिलाफ चालू हो गया होगा तो उन पुराने केसेस को हम लोग क्या कर डालेंगे? डिस्चार्ज कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? डिस्चार्ज कर डालेंगे। डिस्चार्ज का मतलब होता है खत्म कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे बोलो बच्चों? उन पुराने केसेस को हम लोग खत्म कर डालेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, where any offense is compounded before institution of any prosecution, मतलब किसी भी प्रोसिक्यूशन को चालू होने से पहले ही ऑफेंस आपका कंपाउंड हो जाता है तो नो प्रोसिक्यूशन shall be instituted in relation to such offense। नो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है नो कोर्ट केस। क्या कहा मैंने? बोलो, नो कोर्ट केस। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट केस। ऑलराइट सर, अगला, where the compounding and of offense is made after the institution of any prosecution, मतलब क्या? अगर मान लो हमने ऑफेंस को कंपाउंड किया केस होने के बाद किया, क्या कहा मैंने? बोलो, केस होने के बाद किया, ठीक है ना, तो सच कंपाउंडिंग शैल बी ब्रॉड बाय द रजिस्ट्रार इन राइटिंग। तो ये ऐसे कंपाउंडिंग को रजिस्ट्रार राइटिंग में देगा और ये नोटिस, रजिस्ट्रार नोटिस देगा कोर्ट को इन विच प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग एंड सच नोटिस ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बीइंग गिवन द ऑफेंडर इन रिलेशन टू ऑफेंस सो कंपाउंडेड शैल बी डिस्चार्ज। इसका मतलब सर जिस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड आपने ऑफेंस को कंपाउंड कर लिया है वो प्रोसिक्यूशन क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा।
जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है खत्म हो जाना, लिख दो वहां पर, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। डन, डन डन डन। आ जाओ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, where offense has been compounded, where offense has been compounded, where offense has been compounded, then it shall be brought to notice of registrar within 7 days. Fifth, 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 where offense has been compounded, देखो ऐसा करना है आपको, वेयर ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड और उसके अंदर पहला पॉइंट, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है तो उसके इसके अंदर नो प्रोसिक्यूशन। बट प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट हो चुका है, मतलब कोर्ट में केस चालू हो चुका है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, फिर उसको डिस्चार्ज यहां पर कर दिया जाता है। अच्छा, रजिस्ट्रार यहां पर क्या करती है, रजिस्ट्रार यहां पर इंफॉर्म करती है किसको, कोर्ट को इंफॉर्म करती है कंपाउंडिंग के बारे में, ठीक है ना। यस, ये आपका 6th वाला सबसेक्शन है, ये आपका 6th वाला सबसेक्शन है। चलो, क्या आपका इतना हो गया बच्चों, क्या आपने इतना लिख लिया, बोलो जल्दी से मुझे। चलो आ जाना, ध्यान देना, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला देखो क्या सर, अब हम लोग बात करेंगे 7 सबसेक्शन के बारे में, बस 7th और 8 छोटे से 2 सबसेक्शन बचे हुए, उसके बाद अपना ये वाला सेक्शन भी यहां पर फिनिश ऑफ हो जाता है, ठीक है। देखो क्या, द रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, मतलब रीजनल डायरेक्टर या उसके ऊपर वाला व्यक्ति, वाइल डीलिंग विद द प्रपोजल ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, जब वो कंपाउंडिंग से रिलेटेड डील कर रहे हैं ना, मे बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पार्टनर डीपी एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी टू फाइल और रजिस्टर और on payment of fee or additional fees as required to be paid under act, such return या account या other document in such time या order as may be prescribed। इसका मतलब क्या बोला यहां पर, इसका मतलब यहां पर बोला 6 पॉइंट में कि रीजनल डायरेक्टर या अथॉरिटी, अथॉरिटी अबव रीजनल डायरेक्टर, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये यहां पर डायरेक्शन दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, डायरेक्शन दे सकते हैं, किसको, पार्टनर को दे सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर को दे सकते हैं, एम्प्लॉय को दे सकते हैं, किस बात का, कि आप हमारे पास क्या करो, आप हमारे पास रिटर्न को फाइल करो, क्या करो बोलो बच्चों, आप रिटर्न को फाइल करो अलोंग विद द फीस, फीस दो या एडिशनल फीस दो, आपको जो देना है दो। मतलब मैं यहां पर ऑर्डर पास कर रहा हूं रीजनल डायरेक्टर, जहां पर मैं डायरेक्शन दे रहा हूं पार्टनर को, डीपी को या एम्प्लॉय को, कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन आपको मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। रिटर्न फाइलिंग का मतलब होता है स्टेटमेंट फाइलिंग करना पड़ेगा अलोंग विद द फीस या एडिशनल फीस। अब सवाल बनता है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसा डायरेक्शन दिया जा सकता है सर,
लेकिन अगर ये डायरेक्शन को आपने कंप्लाई नहीं किया ना, तो जो फाइन का अमाउंट है ना, ये ट्वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ट्वाइस हो जाता है ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम फाइन। इसका मतलब मान लो अगर किसी ऑफेंस में फाइन जो है ना वो 2 लाख से 20 लाख है, तो ट्वाइस कितना होगा उसका? 4 लाख से 40 लाख की रेंज हो जाएंगी बच्चों उस फाइन की। मतलब इतना पैसा हम लोग ले पाएंगे किससे? हम लोग ले पाएंगे पार्टनर डीपी या एम्प्लॉय से। इसका मतलब क्या भैया, तुम ना आए थे मेरे पास कंपाउंडिंग करने के लिए। अब जब मैं कंपाउंडिंग करना चाहता हूं और मैं आपसे कोई इंफॉर्मेशन बुला रहा हूं, आप मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, ज्यादा मांझ गए, तो एक काम करो, हम जो फाइन का अमाउंट है ना आपका मिनिमम से मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या कर डाल रहे हैं? उसको हम लोग ट्वाइस कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं बोलो जल्दी से? ट्वाइस। मतलब मैं अगर बताऊं ना तो 4 लाख से 40 लाख के रेंज का पैसा यहां पर ले पाएंगे। किससे बच्चों? पार्टनर और उन सारे लोगों से। ठीक है ना? ऑल राइट सर। अब देखो 8, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, इफ द पार्टनर डीपी और एम्प्लॉय fails to comply with the order made by regional director या any other authorized person under subsection 7, तो maximum amount of fine which was consideration for regional director या authorized officer shall be, देखो कितना? twice the amount provided in the corresponding section with respect to punishment of offense। तो जो भी आपके ऑफेंस को लेके पनिशमेंट था ना भैया, उससे डबल अमाउंट की पेनल्टी हम लोग क्या करेंगे? उससे डबल अमाउंट की पेनल्टी हम लोग आपसे वसूल करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों? आपसे वसूल करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्या सभी लोगों को ये बातें पूरी पूरी क्लियर फटाफट फटाफट जल्दी से बता देंगे मुझे, है ना? यस। क्या मैं आगे बढ़ू क्या? आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप राइट्स के बारे में। बहुत ही बेसिक पॉइंट है ये, आप अपने सीए फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ते थे बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। बस वही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है जैसे अल्टीमेट सीए के अंदर मेरा 20% का इंटरेस्ट है बच्चों, तो क्या मैं ये 20% के इंटरेस्ट को पूरा या मेरे 20% में से आधा यानी कि 10% हिस्सा, क्या मैं यहां पर इसे कमलेश को दे सकता हूं क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर समझना बात को, मैं कमलेश को दे सकता हूं और कमलेश भी इसको दुन करके एक्सेप्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज कि मैंने अल्टीमेट सीए के अंदर का जो मेरा हिस्सा है वो कमलेश को दिया, इसका यह मतलब नहीं होता है कि मैं एज अ पार्टनर डिसएसोसिएट हो गया या अल्टीमेट सीए डिसोल्यूशन। मतलब एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को पूरा दे दे, आधा दे दे, पौना दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ मुझे एक बात बताइए, क्या कमलेश जो है दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या कमलेश जो है, क्या कमलेश यहां पर मेरे एलएलपी के अंदर इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं सर, मेरे एलएलपी के अंदर कमलेश यहां पर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। याद करना, पार्टनर, याद आ रहा है आपको वो ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, वो क्या नहीं कर सकते सर? वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फर्म के डिसीजंस के अंदर। ऐसा हम लोग पढ़ते थे। क्या वहां पर भी अलाउड था क्या? हाँ सर अलाउड था। क्या पार्टनरशिप अपने आप में बंद हो जाती थी क्या? नहीं सर नहीं होती थी। सेम पॉइंट यहां पर भी देकर रखा है कि सर जो पार्टनर है वो अपने इंटरेस्ट को पूरा या इन पार्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता कि पार्टनर पार्टनरशिप से हट चुका है या पार्टनर एलएलपी बंद हो रही है करके। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि जो ट्रांसफर ऑफ राइट है यानी कि जो ट्रांसफर ही है ना, वो मैनेजमेंट या कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एलएलपी में पार्टिसिपेट कर सके, ये भी इसका मतलब नहीं होता। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। क्या आपको ये एकदम बातें एकदम क्लियर एकदम इजी यार, मक्खन जैसा, सेम टू सेम पॉइंट है बिल्कुल, है ना? साइड में लिख के रखेंगे अपन सेम। ठीक है, सेम। किसी को कोई दिक्कत पूछ लो मुझे। सेक्शन नंबर 42 में किसी को कोई भी दिक्कत पूछ लो फटाफट। चलिए सर आ जाओ अगला। अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एलएलपी से रिलेटेड। सर जब हमने एलएलपी एक्ट की शुरुआत की थी ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल तो एलएलपी एग्रीमेंट से रिलेटेड बात करता था कि जो भी पार्टनर्स के आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके बारे में पहला शेड्यूल बात करता था। पर
सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल बात करता है किसके बारे में? अगर पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल बात करता है। कौन बात करता है बोलो? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल यहां पर बात करता है, ठीक है ना। डिस एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे मैं पार्टनर नहीं रहा करके, उसे डिस एसोसिएशन बोला। एसोसिएट होना मतलब क्या? साथ में आना। तो डिसएसोसिएट का मतलब क्या होना? अलग हो जाना, है ना। तो डिसएसोसिएट का अर्थ क्या हुआ? अलग हो जाना। तो देखो, मात्र मैंने सिर्फ अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर किया, इसका यह मतलब नहीं होता कि मैं पार्टनरशिप से हट चुका हूं या मैं अब पार्टनर नहीं रहा करके, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए आ जाओ यहां पर देखो। तो अपन ने क्या बात किया सर? हम लोगों ने यहां पर बात किया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल यहां पर बताता है। फर्स्ट शेड्यूल अपना ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। कौन? पहला शेड्यूल बात करता है, ठीक है। ऑलराइट सर, चलो आ जाओ। तो इनका यही कहना है कि फर्म से एलएलपी में जाना है, या प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में जाना है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में जाना है, तो आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करते हुए चलना। ऑलराइट सर, अब इन कन्वर्जन को रिगार्डिंग अपन लोग बातचीत यहां पर करने वाले हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है और किस तरीके से पूरी प्रोसीजर कन्वर्जन की होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन नंबर 58। कि अगर मान लो मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं या मैं एक कंपनी हूं, तो ऐसे केस के अंदर और मुझे अगर एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना है तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता हूं, मुझे क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, उसके बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है सेक्शन नंबर 58 के अंदर। किसके अंदर बोलो बच्चों? सेक्शन नंबर 58 के अंदर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला इनका क्या कहना है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या बोला जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है, मान लो अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को फर्म बोला जाता है सिर्फ, ठीक है, या मान लो मेरी कंपनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले तो रजिस्ट्रार को अर्जी लगाऊंगा। रजिस्ट्रार मतलब जो एलएलपी की अथॉरिटी है ना, मैं उसको एप्लीकेशन दूंगा कि भैया प्लीज मुझे क्या कर दो, प्लीज मुझे एलएलपी में कन्वर्ट कर दो। तो रजिस्ट्रार का इसके ऊपर क्या आ जाता है, इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रार का अप्रूवल आ जाता है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है यहां पर कि जो फर्म या कंपनी है ना, उसने क्या करना है सर, उसने रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार सर आपको एप्लीकेशन का अप्रूवल दे देगा, यानी कि आपको सर्टिफिकेट दे देगा कन्वर्जन को लेके। आइए पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज रजिस्ट्रार may determine relating to LLPs and from date as specified in certificate। मतलब क्या? रजिस्ट्रार को अर्जी लगाने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप एक एलएलपी में कन्वर्ट हो चुके हो, और उसके ऊपर डेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि तारीख भी उसके अंदर डाल देते हैं कि कब से ये कन्वर्जन हुआ है। तो पहला एप्लीकेशन, पहला आपने क्या किया, आप एक फर्म या कंपनी हो, तो आपने रजिस्ट्रार को अर्जी लगाया कि प्लीज मुझे क्या कर दो, प्लीज मुझे एलएलपी में कन्वर्ट कर दो। अब अप्रूवल आ गया ना, तो देखो, अब अगर आप नए वाली के पास जा रहे हो बच्चों, है ना, नए वाली के पास मतलब रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो आप, तो आपको पुराने वाली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है कि 15 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब आपकी पहले फर्म या कंपनी थी ना, तो पहले आप आरओएफ के पास या आरओसी के पास रजिस्टर्ड होंगे, तो उनको 15 दिन के अंदर क्या करना, उनको 15 दिन के अंदर इंफॉर्म करना कि अब मैं तुम्हारा नहीं रहा, अब मैं किसी और का होने जा रहा हूं। इस बात को आप क्या करोगे, इस बात को आप इंफॉर्म करोगे, किसको? आरओएफ को या आरओसी को।
किसको बोलो बच्चों? ROF को या ROC को। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? ओ मतलब सर आपका कहना है कि पहले आपने अप्रूवल ले लिया, पहले आप नए वाली से कंफर्म कर लो, तुम मेरी होना चाहती हो, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? उसका एक्सेप्टेंस आ गया तो पुरानी वाले को बता दो 15 दिनों के अंदर, पुरानी वाली को बता दो कि अब मैं तुम्हारा रहूंगा। क्या? नहीं सर अब मैं तुम्हारा नहीं हूं। ठीक है, देखो LLP shall within 15 days of date of registration inform the concerned registrar of firms और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर वो पुराने वाले को आप इंफॉर्म कर दो यहां पर, बहुत बढ़िया। अब देखो अपॉन सच कन्वर्जन, जब जैसे ही कन्वर्जन हो गया आपका कंपनी, जैसे जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है या जो शेयर होल्डर्स है प्राइवेट कंपनी के या अनलिस्टेड कंपनी के, एज इन द केस ऑफ LLP, जैसे ही फर्म या कंपनी कन्वर्ट होती है तो ये सारे पार्टनर्स जितने भी LLP के होंगे ना, ये रिस्पेक्टिव शेड्यूल के द्वारा, दोस्तों क्या कहा मैंने, बोलो रिस्पेक्टिव शेड्यूल के द्वारा बाउंड होंगे। और अपने केस में मुझे बताइए म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कौन से शेड्यूल में दिया गया है? शेड्यूल 1 के अंदर दिया जाता है। ऑल राइट सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि अपॉन कन्वर्जन, सर जो पार्टनर्स है या जो मेंबर्स थे ऑफ फर्म या कंपनी के, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे पार्टनर किसके? LLP के। तो दे विल बी बाउंड बाय रिस्पेक्टिव शेड्यूल। तो ये रिस्पेक्टिव शेड्यूल के द्वारा बाउंड रहेंगे। इसका मतलब अच्छा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कौन सा शेड्यूल कहता है? शेड्यूल 1 कहता है। मतलब शेड्यूल 1 के अंदर जो भी चीजें दी गई होंगी ना, ये लोग उसके द्वारा क्या होंगे बच्चों? ये लोग उसके द्वारा बाउंड होंगे। क्या होंगे बोलो जल्दी से? ये लोग उसके द्वारा बाउंड होंगे। ठीक है, और एक बार अगर आपकी LLP कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, तो जिस दिन पर, समझना, फ्रॉम द डेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफेक्ट्स ऑफ द कन्वर्जन शैल बी स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव शेड्यूल। जैसे क्या, मैंने मान लो अर्जी लगाया था 1 अक्टूबर को, पर मेरा अर्जी अप्रूव हुई 10 अक्टूबर को और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर 10 अक्टूबर की तारीख है। इसका मतलब LLP कब से इनकॉर्पोरेट हुई है? 10 अक्टूबर से इनकॉर्पोरेट हुई है, ना कि 1 अक्टूबर से। मतलब जिस दिन मैं अर्जी लगा रहा हूं वो मैटर नहीं करता, जिस दिन अप्रूवल आ रहा है और वो तारीख मेरे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर डाली गई है, वो यहां पर मैटर करता है। क्या कहा मैंने, बोलो? वो यहां पर मैटर करता है। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर है क्या? फटाफट बता देंगे। तो एक बार क्विकली रिकैप कर दूं मैं कि सर सबसे पहले तो जो पुरानी कंपनी या फर्म है वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करती है कि प्लीज मुझे LLP बनाने दो। सर एक बार सर्टिफिकेट आ गया यानी कि अप्रूवल आ गया, तो 15 दिनों के अंदर पुराने वालों को ROF या ROC को इंफॉर्म करो कि अब मैं तुम्हारा नहीं, अब मैं किसी और का होना चाहता हूं। और ऐसे केस में जो भी डेट मेंशन्ड है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो डेट से बच्चों आप क्या माने जाओगे? आप अपने आप में अलग सलग LLP माने जाओगे। क्या माने जाओगे बोलो बच्चों? आप अपने आप में अलग सलग LLP माने जाओगे। और LLP का जो भी रिस्पेक्टिव शेड्यूल है आपका, जैसे शेड्यूल 1 होता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होना चालू हो जाएगा। क्या? हाँ सर, चालू होना मतलब चालू लग जाएगा। बेसिकली मैं ऐसा कह रहा हूं। इसके अलावा कब से LLP इनकॉर्पोरेट हुई हम लोग ये मानेंगे? सर जो डेट है ना आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो डेट मेंशन्ड है, वो डेट से माना जाएगा कि आपने LLP को क्या किया है, आपने LLP को, आपकी LLP मार्केट में आई है। ठीक है, अगला इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जैसे ही मैं पुराने फर्म या कंपनी से नए LLP में रजिस्टर कर लेता हूं बच्चों, तो देखो क्या सर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो भी नेम है वो LLP का नेम यहां पर माना जाता है। फिर बोल के रखा है कि पुराने फर्म या कंपनी की जितने भी असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर जो भी था, वो सारे के सारे राइट्स, ऑब्लिगेशन, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट, असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सारे असेट्स है ना, अब किसके बन जाते हैं बच्चों? अब LLP के बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं बोलो बच्चों? LLP के बन जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही ये पूरे असेट और ये सारी चीजें ट्रांसफर हो गई, तो पुराने वाली जो फर्म होंगी या ROC के पास जो कंपनी होंगी, वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाती है और उनके नाम को रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बोलो? उनके नाम को रिमूव कर दिया जाता है। सर ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहां पर बहुत ही सिंपल और बढ़िया पॉइंट यहां पर बोला इन्होंने। देखो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
पहला पॉइंट बोला कि सर एलएलपी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डेट मेंशन्ड है उस डेट से एलएलपी क्या मानी जाती है, इनकॉर्पोरेट हुई ऐसा मानी जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है समझना, दूसरा ये लोग बोल रहे हैं मान लो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है ना, यहाँ पर है एक फर्म और यहाँ पर है एक कंपनी और यहाँ पर ये क्या हो रहा है एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये है एलएलपी। इसका मतलब सर यहाँ पर जितने भी असेट है, यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जितने भी क्लेम है, ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी आपके और क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर, और कोई प्रिविलेजेस है आपके, और कोई आपके राइट्स है, तो जो भी आपके पुराने फर्म कंपनी असेट, जो भी पुराने फर्म या कंपनी के सारी चीजें है ना, ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है एलएलपी को ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो, एलएलपी को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है सर, एक बार ट्रांसफर हो गई, इसके बाद तीसरे पॉइंट में ये लोग बोल रहा है कि तीसरे पॉइंट में ये बोल रहा है कि सर अब ये जो पुरानी फर्म या कंपनी है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो, रिटर्न ऑफ कर देता है कौन, एक तो आरओएफ या आरओसी इसको राइट ऑफ कर देता है। इसका मतलब उनके बुक्स में से इसका नाम फर्म का या कंपनी का अस्तित्व मिटा देगा क्या वो, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल मिटा देगा। समझ में आ रहा है क्या बात है, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है। चलो आइए मैं आपको एकदम इसको डिटेल में अपन लोग इसको रीड करेंगे अभी। ठीक है देखो, देयर शैल बी अ एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी एलएलपी का नाम डाला है वो नाम से एलएलपी आ गई। दूसरा दूसरा समझो, दूसरा क्या, all tangible intangible property vested in firm and company as the case may be, all asset interest rights privileges liabilities obligation relating to firm or the company as the case may be, or whole of the undertaking of firm or the company as the case may be, shall be transferred to and shall vest with the LLP without any further assurance of act or deed। मतलब जो भी पुरानी चीज है वो सारी की सारी अब किसकी बन जाएंगी, वो सारी की सारी अब LLP की बन जाएंगी। साथ ही साथ a firm or company as the case may be shall be deemed to be dissolved and removed from the records of ROF and ROC। तो जो भी ROF and ROC के रिकॉर्ड्स है उसके अंदर से फर्म का अस्तित्व या फर्म का नामो निशान मिटा दिया जाता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल फर्म का नामो निशान यहां पर मिटा दिया जाता है, ऐसा अपन यहां पर कहते हैं। ठीक है ऑलराइट सर। अगला, फिर फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है सर ऐसी एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है बट इंडिया के अंदर इसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, तो इसे फॉरेन एलएलपी कहा जाता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है। अब इसके ऊपर भी अलग अलग प्रोविजन यहां पर लग सकते हैं, केयर नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगला आ जाएंगे सीधा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा हूं वो है आपका सेक्शन नंबर 60 जो बात करता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो बच्चों, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी से रिलेटेड सर हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं। सर ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी का मतलब क्या होता है। पहली बात तो सर ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का क्या मतलब है समझो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं, मेरी एक एलएलपी अल्टीमेट सीए एलएलपी, हम लोगों ने मान लो 2 करोड़ की उधारी लिया बच्चों किसी क्रेडिटर से। हम लोगों की कोई फैक्ट्री है और हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे क्रेडिटर से जो कितने अमाउंट्स के, 2 करोड़ के। बट क्या हो गया मार्केट में बच्चों, हालत बड़ी खस्ता हो गई, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, लोग चाइना से माल बुला रहे और सस्ते दामों में बेच रहे, डंपिंग कर रहे इंडिया में। तो इसके चलते जो हमारा प्रोडक्ट जो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट के ऊपर इंडिया में बना है वो बच्चा लोग खरीद नहीं रहे। इसके चलते बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आ गया हमारे कंपनी के अंदर या हमारे एलएलपी के अंदर। और अब हम लोग यहां पर क्या नहीं कर पा रहे, अब हम लोग यहां पर पूरा 2 करोड़ का अमाउंट पे नहीं कर पा रहे क्रेडिटर को। तो हम लोग क्या करते हैं समझना, हम क्रेडिटर से कहते हैं क्रेडिटर एक काम करो तुम आ जाओ, कुछ कॉम्प्रोमाइज तुम करो कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं। जबरदस्ती आप जिद पर अड़े रहोगे कि नहीं नहीं हमको तो पूरा 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको पूरा 2 करोड़ रुपए मिलेगा नहीं। पर समझना बात को, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा सेटल करोगे, एक काम करो आप 2 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ ही रखो, एक काम करो 2 करोड़ की जगह 1.25 सीआर ही रखो, है ना, कुछ सेटल करो यार, एक काम करो ताकि तुमको भी पैसा मिल जाए और हमारी भी लाइबिलिटी मुक्त हो जाए। मतलब 2 करोड़ को कैंसिल करके हम लोग 1.25 या 1.5 करोड़ ही आपको यहां पर क्या करेंगे, आपको पे करेंगे। यानी कि आप यहां पर क्या कर रहे हो बच्चों, आप यहां पर अपने क्लेम को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो बोलो बच्चों,
आप यहां पर अपने क्लेम को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसे बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से। जिसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि सर मेरी कोई लाइबिलिटी ड्यू है, मैं एलएलपी और मेरी कोई लाइबिलिटी ड्यू है कोई आउटसाइडर पार्टीज को, मैं उस आउटसाइड वो जितने भी अमाउंट पे ड्यू है ना, मैं उस अमाउंट से कम अमाउंट के ऊपर क्या करना चाहता हूं, सेटल करना चाहता हूं चीजों को। तो उसको इन्होंने नाम दिया है कॉम्प्रोमाइज, या इसी को बोला जाता है अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है, बोलो। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का नाम इन लोग यहां पर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या, तो देखिए पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है, सर जहां पर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया गया है एलएलपी या क्रेडिटर के बीच में, या जहां पर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज किया गया एलएलपी और पार्टनर के बीच में, मतलब एलएलपी या क्रेडिटर के बीच में हो या एलएलपी या पार्टनर के बीच में हो, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा हो, तो आपको ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन डालना पड़ता है एलएलपी को, या मतलब ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन एक तो एलएलपी या क्रेडिटर या पार्टनर या कोई भी यहां पर डाल सकता है क्या, बिल्कुल। या अगर मान लो एलएलपी वाउंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर डालता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर करता है कि ठीक है मीटिंग बुलाएंगे क्रेडिटर और पार्टनर की। क्या काम है, बोलो। क्रेडिटर और पार्टनर की यहां पर अपन लोग मीटिंग बुलाएंगे, जिस भी मैनर में ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करे उस मैनर में। तो सर पहला पॉइंट बेसिकली क्या हो रहा है, सेक्शन नंबर 60 डाल दो सबसे पहले तो। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी। और एलएलपी, ठीक है। आओ चलो और ध्यान दो। प्राची कह रही है सर ये सब कल करेंगे, आप कल कर लेना प्राची, मुझे अभी करवाने दो आज, है ना। मुझे ये सेक्शन आज पढ़ाने दो, आप कल कर लेना आराम से, ठीक है। आओ, किसने रोका है बेटा आपको, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है आप जो चाहे वो कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए चलो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि देखो सर एलएलपी के पार्टनर, यानी कि सर पार्टनर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, बोलो। पार्टनर, क्रेडिटर, पार्टनर, क्रेडिटर। सुनो ना, एप्लीकेशन कौन कौन डाल सकता है, पार्टनर डाल सकता है, क्रेडिटर डाल सकता है, एलएलपी डाल सकता है, या लिक्विडेटर डाल सकता है। कौन डाल सकता है, बोलो। लिक्विडेटर। ये किसको एप्लीकेशन डालेंगे, ये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालेंगे। किसको एप्लीकेशन डालेंगे, बोलो बच्चों। ये रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है ना। तो ये चार लोग एप्लीकेशन डालते हैं, किसको, रजिस्ट्रार को। किसको, बोलो बच्चों, रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, ये एप्लीकेशन के बाद मीटिंग बुलाता है, किसके बीच में, मीटिंग बुलाता है कि क्रेडिटर तुम भी आ जाओ और पार्टनर तुम भी आ जाओ करके, ऐसा मीटिंग बुलाता है कौन, रजिस्ट्रार। तो सर अगर मुझे कंपाउंड करना है, समझना बात को, अगर मुझे कोई, अरे बेटा अभी तो कुछ देर पहले बोला कमलेश सेम वन एंड द सेम थिंग है करके, ध्यान दो बेटा थोड़ा सा पढ़ते वक्त, है ना। आओ, तो पहला पॉइंट क्या बोला कि सर एप्लीकेशन लगाया जाता है एलएलपी के द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, या किसके, लिक्विडेटर के द्वारा। लेकिन लिक्विडेटर के द्वारा केवल और केवल तब लगेगा बच्चों जब एलएलपी लिक्विडेट होने वाली हो ना, केवल और केवल तब लगेगा, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल फिर ऑर्डर करता है, काम करो यार, चलो मीटिंग बुलाओ यहां पर क्रेडिटर के बीच में और पार्टनर्स के बीच में, आप क्या कर लो यहां पर मीटिंग बुला लो करके। तो ट्रिब्यूनल जैसे डायरेक्ट करेगा उस हिसाब से मीटिंग को क्या किया जाता है बच्चों, उस हिसाब से मीटिंग को बुलाया जाता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब मीटिंग में करोगे क्या, मीटिंग में अप्रूवल लेंगे और क्या करेंगे, मतलब जो भी अर्जी लग रही है कॉम्प्रोमाइज या सेटल करने की, उस पर अपने को क्या चाहिए, उस पर अपने को अप्रूवल चाहिए। तो सेकेंड वाला सबसेक्शन क्या कहता है कि अब आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं अप्रूवल ड्यूअल तरीके से लिया जाता है, मतलब दो तरीके, समझना बात को, दो लिमिट से, ड्यूअल लिमिट से अप्रूवल की, मतलब तरीका एक ही है पर लिमिट्स दो है। कैसे अप्रूवल लिया जाएगा, सबसे पहली बात तो मेजॉरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू। क्या कहा मैंने, बोलो। मेजॉरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर या पार्टनर होना चाहिए जिनसे आप अप्रूवल ले रहे हो। जैसे देखो एक एग्जांपल, मान लो 10 क्रेडिटर है,
जिनका 2 करोड़ का ड्यू है, क्या है बोलो, 2 करोड़ का ड्यू है, इसका मतलब कम से कम 6 और मोर क्रेडिटर का क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। और 3/4 इन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 3/4 इन वैल्यू का मतलब हुआ 1.5 सीआर और मोर का अप्रूवल होना चाहिए। ओ मतलब सर कम से कम 6 या 6 से ज्यादा का अप्रूवल और 1.5 जिनकी वैल्यू जिनकी होल्डिंग 1.5 सीआर और मोर की होनी चाहिए। इसका मतलब सर मुझे बताओ, अगर 7 क्रेडिटर जिनकी वैल्यू है 1.4 करोड़ की वो अप्रूवल दे रहे तो अप्रूवल वैलिड है क्या, नहीं। पर मान लो सर 7 क्रेडिटर है जिनकी वैल्यू 1.8 करोड़ की है, तो क्या वो अप्रूवल माना जाएगा क्या, हाँ वो अप्रूवल माना जाएगा। मतलब मीटिंग में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ड्यूअल लिमिट वालों से, जो मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर या पार्टनर होने चाहिए, और साथ ही साथ जिनकी वैल्यू जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट कितना होना चाहिए, 3/4 ऑफ वैल्यू होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो बच्चों, 3/4 ऑफ वैल्यू होना चाहिए। देखो, इफ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और पार्टनर एज द केस में बी एट मीटिंग, अगर ये एग्री करते हैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए, तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को सैंक्शन कर दिया जाता है ट्राइब्यूनल के द्वारा, और ये ऑर्डर फिर बाइंडिंग होता है सारे क्रेडिटर के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, लिक्विडेटर के ऊपर, सबके ऊपर ये बाइंडिंग होता है। मतलब क्या सर, देखो अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो यहां पर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, तो ट्राइब्यूनल यहां पर ऑर्डर पास करेगा, और ये जो ऑर्डर होगा ना, ये ऑर्डर बाइंडिंग होगा ऑल के ऊपर, सारे लोगों के ऊपर ये ऑर्डर बाइंडिंग होगा। समझ में आया क्या? तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, अर्जी लगाई, सबसे पहले क्या हुआ बोलो बच्चों, अर्जी लगाई गई। यहां पर क्या लगाई गई बोलो जल्दी से, अर्जी लगाई गई। यहां पर सर अर्जी किसको लगाई जाती है, अर्जी यहां पर ट्राइब्यूनल को लगाई जाती है। सर ट्राइब्यूनल को अर्जी लगी, ट्राइब्यूनल ने मीटिंग बुलाया, मीटिंग क्रेडिटर और पार्टनर्स को बुलाया मीटिंग के अंदर। इसके बाद हमने मीटिंग के अंदर क्या लिया, अप्रूवल लिया। अप्रूवल कितने का लिया, मेजॉरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू का। एग्जांपल देके मैंने आपको बताया, यहां पर मान लो 10 क्रेडिटर है, जिनका 10 क्रेडिटर है, और यहां पर 10 क्रेडिटर मतलब आप ऐसा समझो 10 पीपल गाइस, ठीक है ना, 10 पीपल है, तो आपको 6 या मोर का अप्रूवल लगेगा, जिनके पास 1.5 सीआर और मोर का जिन्होंने क्रेडिट यहां पर दे के रखा हो, किसको, एलएलपी को। तो इन लोगों से अप्रूवल लेके ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है, जो बाइंडिंग होता है सारे लोगों के ऊपर। किसके ऊपर बोलो बच्चों, सारे लोगों के ऊपर यहां पर बाइंडिंग होता है क्या, हाँ सर सारे लोगों के ऊपर यहां पर बाइंडिंग होता है। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर सैंक्शनिंग ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय ट्राइब्यूनल अनलेस tribunal is satisfied that LLP or any person to whom application has been made under subsection 1 to the tribunal by affidavit or otherwise, or all material facts relating to LLP including latest financial position and pendency of investigation proceeding relating to LLP। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि सर ये जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर रहा है ना, तो बिफोर पासिंग ऑर्डर, क्या बोला बोलो बच्चों, बिफोर पासिंग ऑर्डर, बिफोर पासिंग ऑर्डर ट्राइब्यूनल को क्या चाहिए सर, ट्राइब्यूनल को क्या चाहिए, ट्राइब्यूनल को फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए, किसकी, एलएलपी की। और दूसरा पेंडेंसी ऑफ केसेस, केसेस कहां चलते हैं, कोर्ट में चलते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइब्यूनल ये बोल रहा है, मैं ये ऑर्डर को पास करने से पहले ना मुझे 2 बातें चाहिए। क्या 2 बातें चाहिए, कि एलएलपी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब एलएलपी के क्या असेट है, एलएलपी की क्या लाइबिलिटीज है, एलएलपी के क्या राइट्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, मुझे इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है। और साथ ही साथ एलएलपी के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, मुझे उसके बारे में भी जानकारी दो। जब तुम मुझे ये जानकारी दोगे ना, तब मैं ऑर्डर को पास करूंगा और फिर ये ऑर्डर बाइंडिंग होगा। ओ मतलब सर पहले अर्जी लगाई, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में अप्रूवल हुआ, अप्रूवल होने के बाद ट्राइब्यूनल यहां पर ये 2 चीजों को बुलाएगा, और इनको देखने के बाद जो भी उसको ठीक लगे, जो भी उसको ठीक
ट्राइब्यूनल को जो ठीक लगे वो ऑर्डर यहां पर वो पास कर सकता है क्या? बिल्कुल, ट्राइब्यूनल बोल सकता है 80% ऑफ अमाउंट पर सेटल करो, ट्राइब्यूनल बोल सकता है 50% ऑफ अमाउंट पर सेटल करो, ट्राइब्यूनल बोल सकता है 75% अमाउंट पर सेटल करो, या ट्राइब्यूनल बोल सकता है सेटल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलएलपी की फाइनेंशियल पोजीशन तगड़ी है, ऐसे केस में वो अमाउंट को पे कर सकता है, तो सेटल करने की जरूरत ही नहीं है करके ऐसा भी ट्राइब्यूनल बोल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है। खैर, जो भी ऑर्डर ट्राइब्यूनल को आ जाए बच्चों अंडर सबसेक्शन 2, एलएलपी इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कर सकती है, 30 दिनों के अंदर फाइल करती है, और उसके बाद ही कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का इफेक्ट आता है। मतलब सर तीसरे सबसेक्शन में बोला है कि एलएलपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, जो किसने दिया है? जो ट्राइब्यूनल ने दिया है ना, उस ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है, और उसके बाद ही इफेक्ट आता है किसका? उसके बाद ही इफेक्ट आता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का। किसका बोलो बच्चों? कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का। सर मुझे बताओ, अगर इसके अंदर कोई भी गलती यहां पर करती है अंडर सबसेक्शन 3, मतलब सर अगर आपने यहां पर आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो एलएलपी को 10,000 रुपए प्लस 100 रुपए प्रतिदिन का फटका बैठेगा अप टू मैक्सिमम 1 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 10,000 प्लस 100 रुपए प्रतिदिन अप टू मैक्सिमम 50,000 तक का फटका बैठने वाला है सर। ऐसा यहां पर सबसेक्शन 3 के अंदर बोला गया है। समझ में आया क्या? ऐसा यहां पर सबसेक्शन 3 के अंदर बोला गया है। डन 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 डन। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में मैंने क्या कहा समझ लो फिर से। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब होता है अमाउंट को सेटल करना एट अ लोअर वैल्यू। क्या कहा मैंने? बोलो, अमाउंट को सेटल करना एट अ लोअर वैल्यू, इसे बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये 4 लोग क्या लगाते हैं? अर्जी लगाते हैं किसको? ट्राइब्यूनल को, और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल वगैरह की मीटिंग शीटिंग होती है, फिर मीटिंग में अप्रूवल दिया जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है यहां पर कि एक काम करो, जो ऑर्डर बाइंडिंग होगा। पर ऑर्डर को पास करने से पहले ट्राइब्यूनल 2 चीजों को देखता है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। एक बार ऑर्डर पास हो गया तो ट्राइब्यूनल यहां पर क्या करता है बच्चों? एलएलपी को यहां पर इंफॉर्म करना पड़ता है किसको? सर एलएलपी को यहां पर इंफॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि भैया देखो ट्राइब्यूनल ने हमको क्या कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर को पास कर दिया है करके, और फिर उसका विद इफेक्ट आ जाता है। ठीक है सर, ये चीजें पढ़ी अपने आज के क्लास के अंदर। आप प्लीज इसको रिवाइज करके आना। आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, कल हमारी क्लास नहीं होंगी, हमारी क्लास होंगी अगली संडे को, हमारी क्लास होंगी संडे को। हम लोग एलएलपी एक्ट को पूरा पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे, और फिर जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा वो हम लोग बाद में लेंगे, यानी कि दिवाली हॉलीडेज के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन एक बार ले लेंगे। ठीक है ना? फिर आपका एलएलपी एक्ट अकॉर्डिंगली पूरा पूरा क्या हो जाता है दोस्तों? कवर हो जाता है। तो कल सैटरडे को आपका क्लास नहीं है, संडे को आपका क्लास होगा। कितने बजे क्लास होगा? यही हमारा रेगुलर टाइम 9:30 बजे क्लास होगा। 9:30 से मेरे हिसाब से 10:30 11 बजे तक आपका क्लास चलेगा, एंड देन फिर उसके बाद हमारा जो एलएलपी एक्ट की थ्योरी है वो पूरी हो जाती है, बट इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है वो आपका हॉलीडेज के बाद होगा फिर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।